नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। आज हम पत्थरों में उकेरी गई एक ऐसी भौतिक भाषा को डिकोड करेंगे जिसने सदियों तक पूरे उत्तर भारत के परिदृश्य को आकार दिया है। हम बात कर रहे हैं नागर मंदिर वास्तुकला की। देखिए, ये केवल ईंट और पत्थर जोड़ने का कोई साधारण तरीका नहीं है, बल्कि ये एक बेहद सटीक और प्राचीन ब्लूप्रिंट है जो सीधे तौर पर ब्रह्मांड की रचना और हमारी आध्यात्मिकता को दर्शाता है। तो तैयार हो जाइए इतिहास, कला और ज्यामिति के इस अद्भुत संगम को समझने के लिए। इस विषय को केवल एक निर्माण अध्ययन के रूप में देखने के बजाय इसे पत्थरों में बोली जाने वाली एक जटिल भाषा के रूप में देखना कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। प्रसिद्ध विद्वान एडम हार्डी ने अपनी किताब द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया में एकदम सही बात कही है। उन्होंने नागर और द्रविड़ शैलियों को भारतीय मंदिर वास्तुकला की दो महान शास्त्रीय भाषाएं कहा है। जैसे किसी भी भाषा का अपना एक व्याकरण और शब्दावली होती है ना, ठीक वैसे ही इन मंदिरों के डिजाइन में भी कुछ खास नियम और संरचनाएं हैं जिन्हें बहुत ही स्पष्ट तरीके से पढ़ा और समझा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस विश्लेषण का रोडमैप क्या है। सबसे पहले हम नागर वास्तुकला की उत्पत्ति पर बात करेंगे, फिर मंदिर की मूल संरचना को समझेंगे, उसके बाद शिखर के आकार, अलग-अलग क्षेत्रीय शैलियां और अंत में हम नागर और द्रविड़ शैली की तुलना करेंगे। ये सफर एकदम तार्किक और शानदार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, उत्पत्ति। आखिर उत्तर भारत में नागर वास्तुकला की नींव पड़ी कैसे? कोई भी महान शैली रातों रात तो प्रकट नहीं होती। नागर वास्तुकला की जड़ें हमें करीब 5वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तर गुप्त काल की साधारण मंदिर संरचनाओं में देखने को मिलती हैं। यहीं पर पहली बार घुमावदार शिखरों का प्रयोग शुरू हुआ था। फिर 7वीं शताब्दी तक आते आते इसने पूरी तरह से मुख्यधारा की नागर शैली का रूप ले लिया। प्रयोगों का सिलसिला यही नहीं रुका। 10वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते ये शैली इतनी विकसित हो गई कि हमें अत्यंत जटिल और मिश्रित शिखर संरचनाएं देखने को मिलने लगीं। आज जो भव्य ऐतिहासिक मंदिर हम देखते हैं वो इसी लंबे विकास का नतीजा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मंदिर की संरचना यानी ब्लूप्रिंट का विश्लेषण। आइए एक इंजीनियर की तरह मंदिर के मुख्य अंगों को डिकोड करते हैं। अगर हम इस संरचना को ध्यान से देखें तो उसके कुछ बुनियादी नियम हैं। नागर शैली के मंदिर हमेशा सीढ़ियों वाले एक ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर बने होते हैं, जो इन्हें एक अलग ही भव्यता देता है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें आमतौर पर बड़ी बड़ी चारदीवारी या विशाल प्रवेश द्वार नहीं होते। मंदिर का असली हृदय यानी गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे टावर के ठीक नीचे होता है। इसके अलावा एक ही सीध में मंडप या हॉल जुड़े होते हैं जहां लोग जमा होते हैं, और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा के लिए एक प्रदक्षिणा पथ होता है ना, एकदम सीधा लेकिन बेहद प्रभावशाली लेआउट। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज है वो है शिखर। इसे महज एक टॉवर समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये गर्भगृह के ऊपर एक पर्वत की चोटी की तरह उठता है। असल में ये प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हमारा अपना मानव निर्मित प्रतिनिधित्व है। एक तरह से ये ऊपर उठने और ब्रह्मांड से जुड़ने की मानवीय आकांक्षा है। इसके सबसे ऊपरी हिस्से पर आमतौर पर एक गोल सा पत्थर होता है जिसे आमलक कहते हैं, और उसके ठीक ऊपर कलश स्थापित होता है। ये दोनों मिलकर इसके दार्शनिक अर्थ को पूरा करते हैं। तीसरा पड़ाव, शिखर के 5 आकार। चलिए शिखरों की इस अद्भुत ज्यामिति को समझते हैं जिसने इस वास्तुकला को इतनी विविधता दी। एडम हार्डी ने इन शिखरों को बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से बांटा है। पहले 3 बुनियादी आकारों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले है वल्भी शैली, जो आयताकार होती है और जिसकी छत बैरल वॉल्टेड यानी एक उल्टी नाव जैसी दिखती है। दूसरा आकार है फासना। ये लैटिना के मुकाबले छोटे और चौड़े होते हैं और इनकी छतें पिरामिड की तरह सीधी ढलान वाली होती हैं। और तीसरा है लैटिना, जिसे रेखा प्रसाब भी कहते हैं। ये एक बुनियादी वर्गाकार टावर होता है जो ऊपर की ओर जाते हुए हल्का सा घुमाव ले लेता है। 10वीं शताब्दी तक आते आते यही सबसे लोकप्रिय शैली बन गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 10वीं शताब्दी के बाद ये बुनियादी आकार बेहद जटिल और शानदार ज्यामिति में बदल गए। शेखरी शैली को ही ले लीजिए। इसमें एक मुख्य लैटिना शिखर होता है, लेकिन वो अपने चारों ओर छोटे छोटे कई मिनी शिखरों से घिरा रहता है। खजुराहो के मंदिर इसके बेहतरीन उदाहरण हैं।
दूसरी तरफ भूमिर शैली है, जहां छोटे शिखरों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में ऐसे सजाया जाता है कि एक अद्भुत ग्रिड जैसा पिरामिड प्रभाव पैदा होता है। ये सच में वास्तुकला का एक मास्टरपीस है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, क्षेत्रीय शैलियां। चलिए देखते हैं कि कैसे अलग-अलग इलाकों ने इस वास्तुकला को अपनी अनोखी बोली दी। जैसे भाषाएं इलाके के हिसाब से बदलती हैं, वास्तुकला भी बदलती है। शुरुआत मध्य भारत के चंदेल स्कूल से करते हैं, जो खजुराहों के नाम से ज्यादा मशहूर है। इन मंदिरों की खासियत यह है कि इन्हें एक पूरी इकाई के रूप में डिजाइन किया गया, जिनका शिखर नीचे से ऊपर एक लयबद्ध घुमाव लेता है। बलुआ पत्थर से बने इन मंदिरों की बाहरी दीवारें अपनी बेहद जटिल और कामुक नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र से प्रेरित ये मूर्तियां उस समय के समाज के खुले विचारों और कलात्मकता का बहुत ही निष्पक्ष और बेजोड़ प्रमाण हैं। अब चंदेल स्कूल के एकदम विपरीत चलते हैं उत्तर पश्चिम की तरफ, यानी गुजरात और राजस्थान, जहां सोलंकी स्कूल का विकास हुआ। यहाँ का अंदाज बिल्कुल अलग है। इन मंदिरों की बाहरी दीवारें अक्सर एकदम सादी और बिना नक्काशी की होती हैं, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाएंगे, इनकी छतें असली गुंबद की तरह इतनी बारीकी से तराशी गई होती हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ गर्भगृह और मंडप आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। और हाँ, इस शैली की एक बहुत ही खास पहचान है सूर्यकुंड, एक शानदार सीढ़ीदार पानी का टैंक जो मंदिर के ठीक बगल में मौजूद होता है। पश्चिम से अब सीधे पूर्वी तट पर आते हैं, ओडिशा स्कूल या कलिंग शैली। यहाँ के शिखर को देउल कहा जाता है। ये शिखर लगभग ऊपर तक एकदम सीधा जाता है और फिर अचानक से तेजी से अंदर की ओर मुड़ जाता है। सोलंकी शैली से उलट यहाँ बाहर की दीवारों पर गजब की बारीक नक्काशी होती है, जबकि अंदर का हिस्सा काफी सादा छोड़ दिया जाता है। और एक बात जो सच में चौंकाती है, हमने शुरू में बात की थी कि नागर मंदिरों में चार दीवारी नहीं होती, लेकिन ओडिशा शैली में अक्सर चार दीवारी पाई जाती है। ये इस इलाके की एक बहुत ही खास और अलग पहचान है। और अब हमारा पांचवा और अंतिम भाग, नागर बनाम द्रविड़ शैली। किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे कॉन्ट्रास्ट में देखना। तो सबसे अहम बात यह है कि इन दोनों महान शास्त्रीय भाषाओं में फर्क क्या है। देखिए, नागर शैली में आमतौर पर कोई बड़ी चारदीवारी नहीं होती, लेकिन द्रविड़ शैली हमेशा एक बड़े परिसर और विशाल गोपुरम गेट से घिरी होती है। नागर मंदिरों में कई ऊंचे टॉवर या शिखर हो सकते हैं, जबकि द्रविड़ मंदिरों में मुख्य विमान हमेशा एक ही होता है। नागर शैली के मुख्य दरवाजों पर गंगा और यमुना नदियों को इंसान के रूप में उकेरा जाता है। वहीं द्रविड़ शैली में प्रवेश द्वारों की रक्षा भयंकर द्वारपाल करते हैं। और अंत में, नागर परिसरों में पानी का टैंक हमेशा जुड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन द्रविड़ शैली में परिसर के भीतर एक बड़ा जल कुंड होना लगभग अनिवार्य है। तो देखा आपने, नागर वास्तुकला सिर्फ ईंट, पत्थर और ज्यामिति की कोई खेल नहीं है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसने सदियों तक इंसान और ब्रह्मांड के गहरे रिश्ते को दर्शाया है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे छूट जाता है। आज हम इन प्राचीन पत्थरों की भाषाओं को डिकोड कर रहे हैं, लेकिन आज की हमारी कौन सी आधुनिक स्थापत्य भाषाएं भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी सोच और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का ब्लूप्रिंट बनेंगी? सोचने वाली बात है ना। अगली बार जब आप किसी प्राचीन ढांचे को देखेंगे तो यकीनन आपका नजरिया पूरी तरह से बदल चुका होगा।